हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदन सिंह में। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप सभी को पता है, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और वायसराय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम भारत के गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर या वायसराय जितने भी होंगे उन सभी को इम्पोर्टेंट जितने भी वायसराय जनरल होंगे उनको इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्टफ फैक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे गवर्नर से, गवर्नर जनरल से और वायसराय से। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग कोशिश करिएगा, देखिएगा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी पीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं है, आपको सिर्फ इतना पूछा गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन है। तो आपको याद रखना है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पेट में पूछा गया भी है। फिर इसके बाद यहाँ से बात आती है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। यहाँ पे देखिए पहले पूछा था बंगाल के गवर्नर, यानी सिर्फ और सिर्फ वर्ड गवर्नर था। दूसरे में क्या हो गया था, जो गवर्नर की पोस्ट होती थी उसके साथ जनरल पद भी जोड़ दिया गया, यानी गवर्नर जनरल हो गया था। ठीक है, पहले गवर्नर कहते थे, बाद में इसमें जनरल शब्द और जोड़ दिया गया, वो हो गया बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल के पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये वॉरेन हेस्टिंग किस अधिनियम से आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गवर्नर शब्द में जनरल वर्ड जोड़ा गया था, इस प्रकार वो गवर्नर जनरल हो गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी अभी तक गवर्नर जनरल था, अब इस गवर्नर जनरल में एक वर्ड और जोड़ा गया, अब वहाँ से बंगाल हटाकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, पहले हम लोग क्या कहते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, लेकिन अब से क्या कहेंगे, भारत के गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और किस अधिनियम द्वारा भारत वर्ड जोड़ा गया था बंगाल की जगह पे, तो चार्टर एक्ट 1833 से। तो पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे हमने आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश वर्ड का मतलब है कि उस समय भारत जो देश था वो ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, इसलिए यहाँ पे भारत के साथ ब्रिटिश वर्ड लगा, यानी ब्रिटिश भारत की बात हुई। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत इस शब्द को जोड़ा गया था, किसकी जगह पे, बंगाल की जगह पर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे हम भारत के पहले वायसराय। इसके बाद जब गवर्नर जनरल को नाम हटा दिया गया, इसकी जगह पे वायसराय चलने लगा, तो जो भारत के पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, याद रखना है, भारत के पहले वायसराय कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले क्या था, वायसराय से पहले क्या चल रहा था, भारत के गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल के बाद ही तो वायसराय आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी अंतिम गवर्नर जनरल का जब पोस्ट हटाया गया, जब उसकी जगह पे वायसराय की पोस्ट है, तब भी गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, याद रखना है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हो जाएंगे, और पूछा जाए पहले वायसराय कौन हो जाएंगे, तब भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय, यहाँ पे जैसे अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे उसी प्रकार भारत के अंतिम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन होंगे। तो जो अंतिम वायसराय हो जाएंगे भारत के, वो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंट बेटन। फिर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम वायसराय, ये वायसराय अंतिम वायसराय तब थे जब भारत देश ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले और अंतिम भी वो कहे जाएंगे, तो वो वायसराय कौन हो जाएंगे, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले भी थे और अंतिम भी थे, क्योंकि इसके बाद ये वायसराय की पोस्ट को यहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उनके कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम इसको कवर करेंगे, 1773 के एक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग से, वॉरेन हेस्टिंग से। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल कितना था, 1773 से 1785 के बीच का कार्यकाल था।
अब इनके कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इन्हीं के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध, यानी 1774 में रोहिला युद्ध हुआ था, वो भी वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 1774 का रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो ऑप्शन में आपको वारेन हेस्टिंग मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से सही कर सकते हैं। फिर इसके बाद वर्ष 1775 से लेकर 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि, ये भी जो युद्ध हुए थे और जो संधि हुई थी ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद 1780 से 84 में जो दूसरा मैसूर का युद्ध हुआ था ये भी इनके कार्यकाल में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुए थे, आप सभी को याद रखने अच्छे से। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल रहा था, इनके बारे में भी देख लेते। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1786 से 1793 तक ये गवर्नर बंगाल के गवर्नर रहे थे। तो इनके कार्यकाल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि तीसरा मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 92 में हुआ, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। इसी मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों के साथ में यहाँ पे संधि हुई थी, जिसे श्रीरंगपट्टम की संधि कहते हैं, जो कि 1792 में इसी युद्ध के दौरान ये संधि हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीरंगपट्टम की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी डाल कर रखा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद कॉर्नवालिस कोड 1793 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें श्रीरंगपट्टम की जो संधि थी वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। याद रखना, यहाँ पे डार्क वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। फिर जो कॉर्नवालिस हैं, इनकी मृत्यु के बाद जो उनकी कब्र थी वो गाजीपुर में बनाई गई थी, ये भी इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों के लिए कॉर्नवालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जो हम डार्क कर देंगे वो मान के चलिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद हम बात कर लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की। तो यहाँ पे देख लीजिए लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच में था। हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट गवर्नर के बारे में डिस्कस करें तो 1813 से 1823 में हो जाएंगे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग। इनके समय में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 में, और दूसरा सागौली की संधि हुई थी 1816 में, जो कि इसी युद्ध के दौरान हुई थी। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने डाल कर रखा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे आपके, ठीक है, याद रखना अच्छे से। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हो जाएगी, 1820 लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉर्ड एम हर्स्ट की, ठीक है। इनका कार्यकाल इनके बाद ही हो जाएगा 1823 से 1828। तो इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि पहला बर्मा युद्ध था, जब बर्मा को हम अब आज के ज़माने में म्यांमार भी कहते हैं, ठीक है, आज के काल में। तो पहला बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था, लॉर्ड एम हर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की 1828 से 1835 की। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि 1828 से 1835 में थे। इनसे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, जो कि 1829 की घटना है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय की घटना है। 1833 का चार्टर एक्ट भी लागू किया गया, ये भी आपको याद रखना अच्छे से। मैकाले की शिक्षा नीति भी यहाँ पे आई थी जो कि 1835 में आई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 1835 के बाद 1836 से 42 का कार्यकाल लॉर्ड ऑकलैंड का है। तो इनके समय में एक ही इंपॉर्टेंट घटना है जो कि पहला अफगान युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो लॉर्ड हार्डिंग से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। कार्यकाल याद रखना है 1844 से 48 में। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हमारा पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो कि 45 से 46 में हुआ 1800, ठीक है।
दूसरा, लाहौर की संधि, इसी युद्ध के दौरान लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। तीसरा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक सुधार भी इसी कार्यकाल में हुए, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक सुधार किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ, तो आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग के। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की। इनका कार्यकाल क्या था, 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, इनके समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 के बीच में। कौन सा युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बर्मा का अधिग्रहण 1852 की घटना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वुड डिस्पैच 1854, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है वुड डिस्पैच किस समय की घटना है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की समय घटना है। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में सबसे पहले भारत में रेल चलाई गई थी, जो कि 1853 में, आप सभी को पता है, मुंबई से लेकर यानी बॉम्बे से लेकर ठाणे के मध्य रेल चलाई गई थी, रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पब्लिक वर्क विभाग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई, टेलीग्राफ सेवा भी इन्हीं के कार्यकाल में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माता, यहाँ पे निर्माता हो जाएगा, आपको याद रखना है आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माता क्या हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे लॉर्ड डलहौजी भाई साहब से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 62 के बीच में। ठीक है, याद रखना है लॉर्ड कैनिंग हमने आपको बताया था ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, और पहले वायसराय भी थे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय हमारे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। इन्हीं के कार्यकाल में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आप सभी को पता है 1857 की क्रांति हुई थी, ये भी इन्हीं के समय में हुई थी। फिर कलकत्ता, मद्रास व बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, ये भी लॉर्ड कैनिंग ने ही करवाया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 भी इन्होंने ही पारित करवाया था। ठीक है, इसके बाद दहेज निषेध अधिनियम 1861 की घटना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो ये हो जाएंगे हमारे लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय की सबसे बड़ी घटना यह है कि भूटान का युद्ध 1865 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखना इनका जो कार्यकाल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 63 से लेके, आप लोग याद रखिएगा कि इनका 75 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो भूटान का युद्ध 1865 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में हुई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना आप लोगों ने देखा था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, और यहाँ पे न्यायालयों की स्थापना लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में हुई थी। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड लिटन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लॉर्ड लिटन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन से क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, याद रखना है कि 1876 से 80 तक थे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय के समय की घटना है। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को लॉन्च किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है लॉर्ड लिटन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। दूसरा, शस्त्र अधिनियम 1878, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। दूसरा, अफगान युद्ध 1878 से 80, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की। ठीक है, जो हमारी वो क्या थी, विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, चीन नहीं, सॉरी गलती से कहा, क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद और भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की। ठीक है, इससे आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शस्त्र अधिनियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो क्वेश्चन आपको लॉर्ड लिटन से अच्छे से याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड रिपन की। तो हमारा लॉर्ड रिपन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। इससे पहले देख लेते हैं इनका कार्यकाल 1880 से 84 के मध्य इनका कार्यकाल है।
तो इनके कार्यकाल में पहली फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट यहाँ पे 1881 फैक्ट्री एक्ट की जगह पे कारखाना अधिनियम भी लिखा होगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। पहला कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री एक्ट बात एक की 1881, ठीक है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन के 1882, ये भी इनसे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे शिक्षा पर हंटर आयोग 1882, ये भी इनके कार्यकाल में घटना हुई थी, जो कि शिक्षा पर रिपोर्ट हंटर ने दी थी, इसलिए इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एल्बर्ट बिल 1883-84, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, याद रखना है। एल्बर्ट बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा पहली फैक्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा लॉर्ड रिपल से। तो ये दो क्वेश्चन आपको लॉर्ड रिपल से अच्छे से याद रखना है। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निरसन यानी इसको समाप्त किया गया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में, जो कि लॉर्ड लिटन के समय आया था और लॉर्ड रिपल के समय में इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर लॉर्ड डफरिन से कुछ एक दो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो लॉर्ड डफरिन के समय में, जो कि 1884 से 88 तक कार्यकाल रहा इनका, इनके समय में तीसरा बर्मा युद्ध हुआ, जो कि 1885 से 86 के बीच हुआ, और इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दिसंबर 1885 में मुंबई में तेजपाल गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। लॉर्ड डफरिन के समय में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो आपको बताना होगा लॉर्ड डफरिन वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आइए यहाँ पे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 में हुआ था। इनके समय में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, यानी पुलिस का एक आयोग बनाया गया था, जो कि 1902 में बनाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में। तो पूछा जाए आपसे कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी, किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 इन्हीं के कार्यकाल में है, और बंगाल का विभाजन भी इन्हीं के कार्यकाल में हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 से लेकर 11 तक चला था। ये लॉर्ड मिंटो के समय की सबसे बड़ी घटना थी। एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि हमने डार्क कर रखा है, हमने उन्हीं क्वेश्चनों को डार्क कर रखा है जो कि यहाँ से पूछे गए हैं। हमने काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो आप लोगों के सामने बनाया हुआ, ताकि आप लोगों के एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका कभी गलत ना हो, और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए, इसको अच्छे से देखिए, और वीडियो के अंत में आप लोगों को इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो उसके लिए भी परेशान मत होइए, आप लोगों को PDF मिल जाएगी। अगर आप लोगों की PDF नहीं खुलती तो आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी होगी। रिक्वेस्ट आने के बाद मैं आप लोगों को Gmail पर उसको PDF को दोबारा भेज दूंगा, तो आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने के बाद वो PDF मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सूरत अधिवेशन। ये भी हमारा क्या था, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था, तो ये भी लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ चुकी थी। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये भी इन्हीं के समय में हुई, क्योंकि मार्ले जो थे वो सचिव थे, और हमारे ये मिंटो हो जाएंगे वो वायसराय हो जाएंगे। इनके बीच में एक समझौता हुआ था, जो कि सुधार के रूप में हुआ था, भारतीय अधिनियम के ऊपर बनाया गया था, ठीक है, 1909 में। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो लॉर्ड हार्डिंग से हमारे कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो लॉर्ड हार्डिंग यानी सेकंड 1910 से लेकर 1916 तक रहे हैं। इनके समय में बंगाल का विलय हुआ था 1911 में, ठीक है, याद रखना है। फिर दिल्ली राजधानी हुई 1911 में। भारत की जो राजधानी इसके पहले कोलकाता थी, लेकिन 1911 में हमारी राजधानी क्या हो चुकी थी, दिल्ली हो चुकी थी। तो ये भी याद रखना कि दिल्ली भारत की राजधानी किस वायसराय के समय में हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में हुई थी 1911 में। हिंदू महासभा का गठन 1915 में, ये भी इनके समय में हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात कर लेते हैं 1916 से 1921, ठीक है। इनके समय में कौन कौन सी घटना इंपॉर्टेंट थी, तो इनके समय में लखनऊ समझौता 1916 हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 हुआ था, मांटेगू की अगस्त घोषणा ये भी 1917 में इनके समय की थी, रॉलेट एक्ट 1919 इनके समय में हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भी इन्हीं के समय में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ये भी आया, असहयोग हुआ, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हो गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉर्ड रीडिंग की, जो कि 1921 से 1926 तक रहे थे, इनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो लॉर्ड रेडिंग के समय में चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था। यहाँ पे आप लोग ये भी याद रखिए कि हम यहाँ पे वायसराय पढ़ रहे हैं, उसके साथ हमारे और भी क्वेश्चंस काफ़ी तैयार हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो आप लोग 1919 बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। तो यहाँ के और भी क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो एक वीडियो में आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी जो कि हिस्ट्री से है। पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में हुआ। असहयोग आंदोलन वापस लिया था गांधी जी ने, क्यों लिया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड में कुछ भीड़ ने पुलिस के जो पुलिस चौकी थी उस पर क्या किया था, अटैक कर दिया था, जिसमें आग लगा दी थी, जिसमें काफ़ी पुलिस वाले मारे गए थे। और गांधी जी अहिंसावादी हैं, इसलिए ये इस जो घटना हुई थी इससे काफ़ी दुखी हुए थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। काकोरी ट्रेन कांड, ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की घटना है काकोरी ट्रेन कांड, जो कि 1925 में हुई थी, लॉर्ड रेडिंग के समय हुई थी। ठीक है। कुछ और हमारे बचे हुए गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉर्ड इरविन की, जो कि 1926 से 31 तक कर रहे हैं। तो इनके समय में सबसे बड़ी घटना हुई थी साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1927 में। ये हिस्ट्री से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। ये मत सोचिए कि हम यहाँ पे वायसराय ही पढ़ा रहे हैं, वायसराय से रिलेटेड काफ़ी भी क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 में है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इन्हीं के कार्यकाल में। नेहरू रुपये 1928, ये भी आई। ठीक है, आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे दीपावली घोषणा 1929, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ये भी लॉर्ड इरविन के समय की घटना है। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1923 में, ये भी इनके समय की घटना इंपॉर्टेंट है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, और इसी के बाद गांधी इरविन समझौता 1931। ये सब घटनाएं जो कि हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हिस्ट्री की, और लॉर्ड इरविन के समय की घटनाएं हैं। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि 1931 से 36 तक रहे थे, इनके समय की सबसे बड़ी घटना थी सांप्रदायिक अधिनियम 1932। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना अच्छे से। सांप्रदायिक अधिनियम 1932। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, ये भी उन्हीं के समय की घटना है। पूना पैक्ट 1932, लॉर्ड वेलिंगटन के समय घटना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया है। आपको पता है कि भारत का अधिकांश संविधान, जो कि आधे से ज़्यादा संविधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद जो लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर आपका वायसराय के साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चंस भी यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की, 1936 से 44 के बीच रहे थे ये। तो इनके समय में प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, ये भी याद रखना है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत का दौरा किया उसने, ये भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय की घटना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, ये भी याद रखना है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो, जो कि 1945 तक चला था। ठीक है, इनके कार्यकाल के बाद तक चला था, इसलिए हम सिर्फ इनका आरंभ याद रखेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध इनके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉर्ड वेवेल की। यहाँ पे तो लॉर्ड वेवेल से हमारा यहाँ पे 1944 से 47 के बीच है। इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच शिमला सम्मेलन, जो कि विफल रहा, कब हुआ था, जून 1945 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच शिमला सम्मेलन हुआ था, विफल रहा था, कब हुआ था, जून 1945 को। 1946 में कैबिनेट मिशन भी आया इन्हीं के समय में। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक लॉर्ड वेवेल के समय की घटना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम अंतिम बात कर लेते हैं, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, जिनका कार्यकाल मार्च 1974 से, यहाँ पे गलती से लिख गया, आपको याद रखना है कि मार्च 1947। ठीक है, आपको याद रखना है मार्च 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि थे मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक रहे थे। ये अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखना है, अंतिम वायसराय हो जाएंगे और स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा उसके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, ये भी याद रखना है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन के बाद, जो कि गवर्नर जनरल बन चुके थे, इसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। पहले गवर्नर जनरल भारत के नहीं कहे जाएंगे स्वतंत्र भारत के, क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के गवर्नर थे, अंतिम वायसराय भी ये थे। लेकिन अंतिम रूप से देखा जाए तो श्री
राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा यहाँ पे वायसराय और वायसराय के साथ में अन्य महत्वपूर्ण इतिहास की जो कि हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस थे हमने इसी वीडियो में कवर कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वायसराय और गवर्नर जनरल के साथ में कवर कर लिया जो कि आप लोगों ने देखा हुआ है। और इस जो कि आज का हमने लेक्चर कंप्लीट किया इसकी PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए इतना ही, चैनल पर बने रहें आगे के अन्य वीडियो के लिए। ठीक है।